सो सबसे पहले देखते हैं क्या है स्लाइड नंबर 1। हाँ, यहाँ पे हम लोग का पूरा सिलेबस जो हमने इस पूरे कोर्स में 5 दिन तक हमने जो सीखा, कोर्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, भोजन को क्यों खाना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डिसीजेस के बारे में कल कवर कर चुके हैं विटामिन। और एक मिनट। तो आज हम बेसिक्स ऑफ योगा के थोड़ा सा समझेंगे एंड हाउ टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को कैसे डील करना है उसके बारे में भी हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले, उससे पहले जानते हैं हम लोग वाटर, पानी। पानी के बारे में हम लोग कोर्स में है, पानी भी सिलेबस के अंदर में आता है, तो पानी हम लोगों ने देखा नहीं है, तो पानी को हम लोग पहले देखते हैं, पानी का क्या काम है, क्यों पानी पीना चाहिए। पानी जो है बेसिकली इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहला काम पानी का जो होता है वो शरीर को डिटॉक्स करना। क्यों? क्योंकि जो पानी जो है ना लिक्विड फॉर्म में आता है, जो भी हम लिक्विड फॉर्म में खाते हैं वो एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। लेकिन पानी जो है शुद्ध होता है, उसमें कोई लेयर नहीं होता, जिसकी वजह से कोई परत नहीं होता, जिसकी वजह से ये डिटॉक्स का काम करेगी। तो आयुर्वेद बोलता है कि सुबह उठते ही पानी पीने से आपका जो कल का खाया हुआ जो भी उसका लेयर बचा रहता है उसको वॉश आउट करता है पानी, वॉश आउट। क्योंकि पानी से हम कपड़े धोते हैं, पानी से हम घर धोते हैं, पानी से हर शरीर को भी धोते हैं ना, तो इसी तरह से भीतर से भी अगर हमको धोना है तो हमको पानी पीना पड़ेगा। तो पानी बॉडी को धोने का काम करेगा इंटरनली भी। तो क्या होता है कि हमने कल जितना भी 24 घंटे में खाया था, तो बीच बीच में तो हमने पानी पी के उसको धोया है, लेकिन अगर हम रात को खाएं उसका कुछ ना कुछ लेयर बचा रहता है, तो सुबह उठते ही हम अगर पानी पी लेते हैं, आयुर्वेद बोलता है कि सुबह उठते ही अगर आप पानी पीते हैं तो ये डिटॉक्स का काम करेगी। तो आपको सुबह उठते ही पानी पीना है। हेल्प्स टू प्रोड्यूस यूरिन, यूरिन बनाने का काम आता है। एक्सट्रैक्ट ऑल केमिकल्स आउट ऑफ द बॉडी, जिससे कि शरीर में जो भी केमिकल्स मटेरियल शरीर में आता है भोजन के माध्यम से या इन्वायरमेंटल फैक्टर से कहीं से भी, तो उसको यूरिन के थ्रू निकालने का काम करती है पानी, यूरिन बनाकर। इट इज एब्जॉर्ब थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमने पहले भी बताया था, फर्स्ट डे में भी बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी बड़ी आंत है ये पानी को एब्जॉर्ब करती है। पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है हमारी बड़ी आंत, और कहीं इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होता है, सिर्फ बड़ी आंत ही करती है। जब बड़ी आंत ठीक से नहीं कर पाती है तो लूज मोशन होता है। लूज मोशन होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है बड़ी आंत जो है ठीक से काम नहीं कर रही है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो लूज मोशन होता है, डायरिया। तो कीप्स हाइड्रेट आवर बॉडी, हमारे बॉडी को सूखा होने नहीं देते, डिहाइड्रेट से बचाता है पानी। जब भी हम थकान होती है या पसीना निकलता है तो हम पानी पीते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेट जैसा महसूस होता है ना, ड्राइनेस या ऐसा कोई फीलिंग होता है तो हमें पानी पीते हैं, ये पानी का काम है। अराउंड 70% ऑफ आवर बॉडी मेड ऑफ वाटर, हमारे बॉडी जो है पूरी 70% पानी से ही बना है। जब किसी का लीवर खराब हो जाता है, देखते हैं कि किसी का लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर कैंसर हो गया, तो पेट में पूरा पानी भर जाता है उसका, क्योंकि मैंने ये लाइव देखा है। तो ऐसे पेशेंट को मैंने लाइव देखा है कि उसका पेट पूरा फूल जाता है, शरीर सूख जाता है, शरीर सूख जाता है। तो शरीर का जितना पानी था, मांसपेशी में जो भी पानी था, वो पानी सारा लीवर के खराब होने के कारण वो पानी सारा सूख कर उस वो पानी जो है आके पेट में जमा हो जाता है। प्रतिदिन वहां पेट से पानी निकालना पड़ता है, जिसका लीवर डैमेज हो जाता है, पानी में पेट में पूरा पानी भर जाता है, तो उसको मेडिकल में ले जाके प्रतिदिन जो है डेली का डेली पानी निकालना पड़ता है, एक एक गमला पानी निकालता है उसका। वो कहानी कहाँ से पानी कहाँ से आया? वो शरीर का जो 70% पानी था, जो मांसपेशियों में था, पूरा मांस जो है सूख जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई सुखटी वगैरह भी बनाता है, मीट को काट के सुखाते हैं तो पूरा पानी गिरता है, चर चर करके आग आग बुझाने का काम करते हैं। और वो सूखने के बाद क्या होता है, 5 किलो मीट 1 किलो भी नहीं बचता है, तो पूरा पानी जो है सूख जाता है। तो इस तरह से पूरा मांसपेशी जो है, हमारा मीट जो है वो मसल जो है वो पानी से भरा होता है। 70% बॉडी में पानी है। डेली इनटेक 3 से 5 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी 70 किलो का है तो आपको कम से कम 5 लीटर पानी पीनी चाहिए, है। और सॉरी, 80 किलो का है, 80 किलो का वजन अगर है तो उसमें से -3 करके 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वेट, बॉडी का वेट, की आपका 90 किलो है तो कम से कम 6 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आपका 60 किलो का वजन है तो कम से कम 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए।
तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पानी का है जो पर डे वो है 3 लीटर। 3 लीटर अब कहीं से भी आ सकता है, शुद्ध पानी से भी हो सकता है, जैसे पानी पी के भी आप 3 लीटर कवर कर सकते हैं। झोल वगैरह खाते हैं, ड्रिंक्स वगैरह खाते हैं, सूप वगैरह खाते हैं, जूस वगैरह खाते हैं, वो भी पानी के फॉर्म में आता है। तो सब्जियां खाते हैं, वो दाल खाते हैं, वो भी पानी से आता है। तो इस तरह से सभी मिलाकर कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 लीटर। चाहे बॉडी का वेट कितना ही कम क्यों ना हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 लीटर है। उससे बाद मैक्सिमम ये आपके बॉडी के वेट के हिसाब से जाएगा। जितना वेट होगा उसमें से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा। अगर 90 है तो 3 माइनस करेंगे तो 6 किलो, 6 लीटर पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो फैट है ना वो पानी सोख लेता है, पानी खींच लेता है, पानी चाहिए उसको, जितना फैट ज्यादा रहेगा उतना पानी चाहिए। किडनी नीड्स वाटर टू मेक यूरिन टू फिल्टर द बॉडी। किडनी को बिना पानी वो यूरिन नहीं बना पाएगी, बॉडी से और खून को जो है ना फिल्टर नहीं कर पाएगी, और बॉडी से जो केमिकल कंपोनेंट है उसको बाहर नहीं निकल पाएगी। तो किडनी को पानी चाहिए, तो किडनी के लिए भी पानी एटलीस्ट पीना चाहिए। जो लोग कम पानी पीते हैं तो उनको बीमारी होने का खतरा रहता है, वो होता है किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। ये लेस ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होता है। जितना पानी कम पिएंगे उतना किडनी स्टोन का चांसेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट हो जाता है, टॉक्सिक मटेरियल जो है वो फ्लश आउट नहीं हो पाता यूरिन के थ्रू, वो डिपॉजिट होने लगता है, कोने कोने में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे स्टोन बनने का चांसेस बढ़ जाता है। तो पानी अगर लिमिट मात्रा में पिएंगे, एक्सेस भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि किडनी का बर्डन हो जाता है, फिर बार बार पेशाब निकालना पड़ता है, बार बार शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो एक्सेस भी नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है। तो लिमिट में अगर पिएंगे 3 से 5 लीटर के आसपास में, तो स्टोन बनने का खतरा कम हो जाता है। योगा। अब इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, योगा के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि योगा क्या होता है एक्चुअल में। योगा में सबसे जो इम्पोर्टेंट, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले, किसी भी गेम को खेलने से पहले, स्पोर्ट्स को खेलने से पहले क्या होता है कि बॉडी का जो एक वार्म अप होता है ना, वार्म अप करते हैं, एक छोटा सा हल्का सा एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को वार्म अप करते हैं। तो योगा में भी, योगा भी जब करने जाएंगे हम लोग, उसके लिए भी हमें थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ेगा। वार्म अप को बोलते हैं योगा में लूजनिंग प्रैक्टिसेस। लूजनिंग प्रैक्टिसेस माने होता है हमारे शरीर में ना सबसे ज्यादा जो जॉइंट्स चलता है उसी को तो फ्लेक्सिबल करना है। जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल करना माने ये जॉइंट्स है, इसको फ्लेक्सिबल करना ही क्या होता है, लूजनिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। उसको बोलते हैं वार्म अप। वार्म अप में हमारे जॉइंट्स में लोड ना हो, तो जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करते हैं, उसको लूज करते हैं। तो लूजनिंग प्रैक्टिस होता है योगा में, वो होता है उसको संस्कृत में बोलते हैं योगा में शिथिलीकरण प्रैक्टिस, या फिर चालन क्रियाएं भी बोलते हैं। तो सबसे जो है हमारा सबसे जॉइंट्स, सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट्स जो कि हम मैक्सिमम यूज करते हैं और जहाँ पे ज्यादा दर्द होता है ना। तो शरीर में 4 ऐसे एरिया हैं, 4 ऐसे जगह हैं जहाँ पे दर्द महसूस होता है, जो शिथिलता हो जाता है, जिसमें शिथिलता माने उसमें क्या होता है, वो फ्रोजन जम जाता है, दर्द होता है, जम माने ऐसे घुमाना वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जम जाना, इसको बोलते हैं जम जाना। तो ये जम जाने का बोलते हैं फ्रोजन बोलते हैं, जैसे फ्रोजन शोल्डर होता है, फ्रोजन नेक होता है, फ्रोजन नी, फ्रोजन वेस्ट। ये 4 ऐसे जगह हैं, नेक, शोल्डर, वेस्ट और नी। ये 4 जगह, जो 4 हमारे बड़े जॉइंट्स हैं जहाँ पे ज्यादा दर्द महसूस होता है, जो ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे ये गर्दन, गला, ये हम सर को इधर उधर घुमाते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं। तो इसको हमें लूजन करना है, मैंने फ्लेक्सिबल में रखना है सबसे पहले। उसके बाद हमारे कंधे, कंधे उसके बाद, क्योंकि हाथ चलते रहता है तो कंधे फ्रोजन हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे सोते हैं तो ये पूरा दर्द होता है। तो गर्दन का दर्द, शोल्डर का दर्द, वेस्ट यानी कि कमर, कमर भी हम हमारा सबसे ज्यादा घूमता है, सबसे ज्यादा यूज होता है, जब बैठते हैं, उड़ते हैं या फिर चलते हैं तो कमर भी यूज होता है। तो उसके बाद में लास्ट आता है नी, यानी कि हमारी जो घुटने, घुटने में दर्द ज्यादा होता है, घुटने में ज्यादा बॉडी का लोड रहता है ना। तो घुटने भी, क्या पैर चलते हैं तो घुटना मुड़ता है, बैठते हैं तो घुटना मुड़ता है, तो घुटनों में भी ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो हमारे बॉडी का सबसे मेन जो जॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें दर्द महसूस होता है वो है गर्दन, शोल्डर, वेस्ट, कमर और नी। तो ये चारों चीजों को क्या करना चाहिए, हमें पहले फ्लेक्सिबल में लेना चाहिए। तो योगा करते समय सबसे पहले इन चारों चीजों को ही हम लोग क्या करते हैं, लूज करते हैं। लूज, इसको बोलते हैं चालन क्रियाएं। चालन क्रिया माने लूजिंग
लूजनिंग द प्रैक्टिस। तो नेक को करने के लिए सबसे मैं बताता हूँ, हमको खड़े होना है, सीधा खड़े होना है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था इसको, ठीक है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली समझना जरूरी है। तो जब हम नेक की करते हैं, तो नेक को करते समय इसका 4 स्टेप्स है। इसको मैं थोड़ा स्लाइड में बता देता हूँ, आगे थोड़ा स्लाइड है। हाँ, ये भी थोड़ा सा जान ले। योगा इज डन विद द कनेक्शन बिटवीन द ब्रीथिंग पैटर्न एंड द प्रैक्टिसेस। ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते पहले। योगा योगा का मेन उद्देश्य है, हमारी जो ब्रीथिंग पैटर्न है ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये जो है ना, इसका कनेक्शन हमारे फिजिकल मूवमेंट के साथ होना चाहिए। हमारा जब भी काम करते हैं या कुछ बोलते हैं या फिर एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या खेलकूद करते हैं, हमारा सांस का हमारे फिजिकल एक्टिविटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रॉपर जो है ना, वो प्रैक्टिस में नहीं आता और प्रॉपर वो क्या जो होता है, हमारे हेल्पफुल नहीं रहता। तो प्रॉपर योगा को ग्रहण करने के लिए, हेल्पफुल बनाने के लिए, बॉडी में उसको जैसे बीमारियों के साथ लड़ाई करने के लिए या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या फिर काम आए हमारे शरीर के लिए, उसके लिए ब्रीथिंग पैटर्न जो है ना, वो प्रैक्टिस के साथ मूवमेंट करना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उसके साथ साथ हमारे गर्दन, हमारे हाथ, हमारे पैर का मूवमेंट भी सांस के साथ घूमना चाहिए, सांस के साथ, ब्रीथिंग पैटर्न के साथ। मैंने प्रैक्टिस प्लस ब्रीथिंग पैटर्न, ये दोनों को हमें कॉम्बिनेशन में लाना है, तब जाके योगा सफल होता है, योगा बनता है। अगर प्रैक्टिस में हम लोग ब्रीथिंग पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, तो वो योगा नहीं होता, वो सिर्फ प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन ब्रीथिंग प्रैक्टिस के साथ ब्रीथिंग पैटर्न के साथ, सांस के साथ जो है हमारा जो अभ्यास है, वो भी अगर एक साथ मिल जाता है, तब जाके योगा बनता है। योगा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीथिंग पैटर्न एंड प्रैक्टिस। जैसे कपालभाति का आपने, कपालभाति, हाँ कपालभाति नहीं, अनुलोम विलोम का आपने देखा होगा, अनुलोम विलोम करता हुआ लोगों को, है ना, सांस के साथ वो खेलता है पूरा, सांस के साथ ब्रीथिंग पैटर्न। तो ब्रीथिंग, कनेक्शन बिटवीन ब्रीथिंग पैटर्न एंड प्रैक्टिस कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली थोड़ा सा। ये देखिए, शिथिलीकरण, इसको बोलते हैं शिथिलीकरण। अभी मैंने बताया था चालन क्रियाएं। चालन क्रिया में जैसे 5 है: ग्रीवा चालन, कंधे का चालन, घुटने का चालन और कटी चालन। कटी चालन माने कमर का, कमर का। उसके बाद ग्रीवा माने गले का, गले का होता है ग्रीवा, कंधे का होता है कंधे चालन और घुटने का हो गया और कटी चालन हो गया आपका कमर। तो ये चार जॉइंट्स को ही हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। इसको पहले क्या माने, शिथिल, शिथिल माने लूजन, फ्लेक्सिबल लाना है, फ्लेक्सिबल करना है। तो गर्दन को करने के 4 स्टेप्स हैं। ये गर्दन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें सांस, एक पैर को छोटा दूरी बनाना है। आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैर को ठीक है 2 इंच का दूरी रखना है, 2 इंच का दूरी में पैर को रखेंगे, कमर में हाथ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लंबी सांस लेंगे। ऐसे सांस माने ब्रीथिंग जो है ना, वो आपका फोकस में आना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए ब्रीथिंग। लंबी सांस लेने के बाद गर्दन सीधा रख के पहले गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है, सांस छोड़ते हुए इस तरह से। ये जो है ना, ये पीछे वाला भाग जो है ना, वो खींचा हुआ महसूस होना चाहिए, ये खींचा हुआ महसूस होना चाहिए। ये यहाँ पे थोड़ा खिंचाव महसूस करना चाहिए कि ये खींच रहा है, खिंचाव हो रहा है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद फिर सांस को खींचते हुए ऊपर होना है, फिर सांस को छोड़ते हुए पीछे, यहाँ पर खिंचाव महसूस करना है। ये थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। फिर सांस को खींचते हुए वापस आना है, छोड़ते हुए नीचे जाना है, खींचते हुए ऊपर आना है। ऐसे 2-3 बार राउंड करना है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे जाना है और खींचते हुए ऊपर आना है। फिर उसके बाद ये हो गया ऊपर नीचे, फिर दाएं बाएं, एक लंबी सांस लेना है, राइट की ओर घूमना है छोड़ते हुए, इस तरह। मैंने ब्रीथिंग पैटर्न के साथ आपका बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, आपके गर्दन का मूवमेंट होना चाहिए, ये ब्रीथिंग के साथ, सांस के साथ चलना चाहिए। तो सांस, कनेक्शन बिटवीन द ब्रीथिंग पैटर्न एंड द प्रैक्टिस, ये है योगा। फिर उसी तरह दाएं बाएं हुआ, उसके बाद फिर झुकाना है, दाएं बाएं झुकाना है,
इस तरह से। इसको भी 3-4 बार राउंड करेंगे। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर लंबा सांस लेना है। सांस लेते हुए पीछे जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए आगे आना है। तो इस तरह से हमें 3-4 राउंड करना है। 3-4 राउंड, ये 4 स्टेप्स है इसके। गर्दन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जिसके बाद जिसको गर्दन में दर्द है ऑलरेडी, वो आस्ते से करना है, संभल के करना है। जिसको दर्द नहीं है, वो इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए मजा से आराम से 5 मिनट तक इसको गर्दन को ऐसे घुमाते रहना है, दाएं बाएं झुकाना, ऊपर नीचे झुकाना है। ऐसे करके गर्दन को हम लोग फ्लेक्सिबल रखेंगे। अगर गर्दन को फ्लेक्सिबल रखेंगे तो कभी भी गर्दन का दर्द आपको महसूस नहीं होगा। ये पूरा फ्लेक्सिबल रहेगा, ये पूरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पूरा फ्लेक्सिबल रहेगा तो माइग्रेन की समस्या भी कम होगी। माइग्रेन की समस्या के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ की नस में जो ब्लॉकेज रहता है वो खुलता है, वो धीरे धीरे खुलता है, तो ऑक्सीजन पास होगा। तो सर दर्द वाले जो भी माइग्रेन वाले पेशेंट्स है, या सर दर्द वाले जो भी इसको प्रॉब्लम है, उसको रिलीफ मिलेगा इससे, ये गर्दन की एक्सरसाइज से। थायराइड के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जब हम इसको इसमें जब खिंचाव महसूस करेंगे, तो ये थायराइड जो ग्लैंड है, इसका फंक्शंस भी थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद कंधे का 3 स्टेप्स है। तो कंधे का करना है, ऐसे करके उठाना है, ठीक है ना। फिर ऐसे करके ले आना है, सांस के साथ ऐसे आगे लाना है, फिर सांस घुमाना है इसको। फिर उल्टा, ऐसे करके कंधे को फ्लेक्सिबल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसा करके फिर आप वापस आना है। तो इस तरह से कंधे को ऊपर नीचे घुमा के भी हम लोग इसको ठीक मोमेंट में रख सकते हैं। फिर उसके बाद कमर का है। कमर का भी बहुत आसान है, 2 स्टेप है इसका, है। तो इसको ऊपर उठाना है। नहीं, कमर को उठाने के लिए जैसे पैरों में दूरी बनाना है, थोड़ा सा 1 1.5 फुट का जैसे दूरी बनाना है, कंधे के बराबर। कंधे का चौड़ाई जितना है उतना ही बराबर दूरी हमें पैरों में बनाना है। तो इसका बहुत आसान है, ठीक है। फिर आगे लेना है। अब सांस लेते हुए, सॉरी, सांस को छोड़, एक लंबी सांस लेना है, फिर छोड़ते हुए पीछे की ओर जाना है, दाहिनी ओर से। अंगूठे को देखना है, एकदम दाएं हाथ की अंगूठी को देखना है। फिर सांस को लेते हुए, फिर छोड़ते हुए पीछे। ये हुआ कमर। इस तरह से कमर की हमें मूवमेंट करना है। उसके बाद फिर घुटने का एक ही स्टेप है। तो उसी तरह से उसी अवस्था में वैसे बसना है। तो क्या करना है, घुटने के लिए आगे लाना है हाथ को, सांस लेते हुए, फिर पंजे को नीचे की ओर करना है, ऐसे नीचे की ओर पंजा रखना है। तो फिर उसके बाद बैठना है, जैसे चेयर में बैठते हैं, मुड़ा में बैठते हैं, उस तरह से बैठना है इसमें। तो सांस छोड़ते हुए, एक लंबी सांस लें और छोड़ते हुए बैठना है, ऐसे कर। तो इस तरह से हमें 15 मिनट तक कम से कम ये वार्म अप करना है। उसके बाद ही योगा शुरू होगा। और योगा में 4 स्टेप्स होते हैं, माने 4 पैटर्न होता है योगा का। ये है शिथिलीकरण, इसको बोलते हैं वार्म अप। वार्म अप से हमारा कंधा, हमारे वेस्ट, कमर, हमारे घुटने और हमारे गर्दन, ये चारों फ्लेक्सिबल होता है। और फ्लेक्सिबल करने के बाद ही योगा किया जाता है। तो हर योगा को करने से पहले शिथिलीकरण करना जरूरी है। और योगा जब भी करना है, खाली पेट करना है, खा के कभी भी योगा नहीं किया जाता, एकदम खाली पेट में करना है। और सुबह का आवर ही सबसे बेहतर रहता है। तो ये योगा का जो ये स्लाइड्स है, योगा का जो ये कोर्स है, मैंने किया था आयुष मंत्रालय का एक योगा है प्रैक्टिस, जो एक यूनिवर्सिटी है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योगा संस्थान, इसके अंदर MDNIY ऑनलाइन किया था। अभी भी प्रैक्टिस में है, ये कंप्लीट हुआ नहीं है मेरा, प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो योगा में 4
पोजीशन है। हमारे बॉडी का 4 पोजीशन होता है ना, हम बॉडी को 4 पोजीशन में रखते हैं। सब एक पोजीशन होता है हम खड़े होकर खड़े होते हैं, दूसरा पोजीशन होते हैं हम बैठते हैं, तीसरा पोजीशन हम पेट के बल सोते हैं, और चौथा पोजीशन होता है हमारे बॉडी का, वो होता है पीठ के बल सोना। ये 4 पोजीशन होता है बॉडी का। तो इन 4 पोजीशन के अंदर ही योगा को किया जाता है। कैटेगरी योगा को 4 भागों में विभाजित किया है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो पोस्चर है, हम बॉडी को किस मोमेंट में किस पोजीशन में रखते हैं, किस पोस्चर में रखते हैं, उस पोस्चर के हिसाब से योगा को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है खड़े होकर करने वाले आसन, एक है बैठ के करने वाले आसन, एक है पेट के बल माने ऐसे पेट के बल सो के करने वाला आसन, और एक है पीठ के बल माने ऐसे ऊपर देख के पीठ के बल सो के करने वाला आसन। ये 4 है इसका पोस्चर। इन चारों पोस्चर में सभी आसन को किया जाता है। तो ताड़ासन सबसे पहले करना है, उसके बाद त्रिकोणासन, वृक्षासन, ये आसन आसन है, इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम नहीं करेंगे, हम इसको मैंने बता दिया, खाली इंट्रोडक्शन दिया, आप लोग इसको कर सकते हैं, इसको स्लाइड्स में देखकर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यानासन, ध्यान मुद्रा में बैठना, ध्यानासन। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम में जैसे सांस को ऊपर खींचना है, ये 2 उंगली से, ये 2 उंगली की सहायता से ऐसे नाक में दबाना है, और ये 2 ये और ये 2 उंगली, एक से ये बाएं बाएं की ओर दबाना है, एक से दाएं की ओर दबाना है। दाएं की ओर दबाते हुए बाएं ओर से खींचना है, फिर दाएं बाएं ओर से फेंकना है ऐसे। एक से खींचना है, एक से छोड़ना है, फिर एक से खींचना है, फिर एक से छोड़ना है, इसको बोलते हैं प्राणायाम। ये प्राणायाम। तो ये प्राणायाम अलग अलग तरह के भी है। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार में सभी प्रकार के जो आसन है वो इंक्लूडेड है, करीब करीब 6 या 8 प्रकार के आसन इंक्लूडेड है इसमें। 8 पोस्चर है, डिफरेंट पोस्चर है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर से सूर्य नमस्कार हम लोग सीख सकते हैं इसको। शोधन क्रियाएं मैंने कपाल भाती जो है, कपाल भाती शोधन क्रिया, शोधन माने होता है शुद्धिकरण, यानी डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर के भीतर के जो कार्बन है उसको बाहर निकालना। तो ये करने से क्या होता है, कार्बन जल्दी जल्दी बाहर निकलता है, तो शरीर के अंदर के जो गंदगी है उसको निकालने का सबसे अच्छा आसन है शोधन क्रिया, जिसको बोलते हैं कपालभाति, ये शुद्धिकरण। तो ये है हमारा आसन के कुछ पार्ट्स, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करना है, लेकिन अभी नहीं। मैंने फ्लेक्सिबिलिटी खाली बता दिया आपको, क्योंकि मैंने फ्लेक्सिबिलिटी को ही प्रैक्टिस किया और आसन को अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ताड़ासन, वृक्षासन, ये सब किया है, आसान है, लेकिन थोड़ा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, अभी उम्र हो गया बोल के कुछ कुछ आसन नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ कुछ आसन जो है वो कर सकते हैं आराम से। चलिए, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को हमें किस तरह से कंडक्ट करना है और किस तरह क्या क्या उसमें कंटेंट होगा, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले डाइट एंड फूड। जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हमारा बीमारी का सबसे बड़ा कारण ही हमारा लाइफ स्टाइल है, और लाइफ स्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है डाइट, यानी खाना। क्योंकि आज के खाना और आज से 50 साल पहले या 20 साल या 30 साल पहले जो भोजन खाया जाता था, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क हो गया, वो डिफरेंस हो गया। तो उस डिफरेंस को हमें वहां पे क्या करना है, फोकस करना है, लोगों को बताना है क्या क्या डिफरेंसेस हो चुका है, ये हम बता सकते हैं। हैबिट्स, हमारे आदतें कैसे बदल चुके हैं, हम पहले कैसे सोते थे, आज कैसे सोते हैं, आप पहले कितना टाइम में हम लोग खाते थे, कितना टाइम में सोते थे, ये टाइमिंग भी हमें बताना जरूरी है। हमारा हैबिट्स, यही सारी चीजें जो है बीमारी के जड़ है, ये बताना जरूरी है। तो बीमारी को जड़ से हमने शुरू करना है, बीमारी का जड़ बताएंगे तो बीमारी, जो लोग वहां पे बीमार होंगे वो लोग कंसंट्रेट करें, कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा, बिजनेस आगे जाएगा, लोग हमें सुनेंगे। इंपॉर्टेंट और न्यूट्रिएंट के बारे में, पोषक तत्व क्या है इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। सिचुएशन, यानी पहले कैसा था, आज कैसा है, आने वाले दिनों में हमारा हेल्थ किस मुकाम पे जाएगा, इसको भी हम लोग वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज सप्लीमेंट, क्या है सप्लीमेंट, क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बताना है। कैसे बताना है वो आगे का स्लाइड में बताऊंगा आपको। व्हाई सप्लीमेंट इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, हमारे जीवन में सप्लीमेंट का लेना आज के डेट में क्यों जरूरी है। सप्लीमेंट कैसे ट्रीट करता है और कैसे बीमारियों को रोकता है, बीमारियों को बच से बचाता है, बीमारियों से रिवर्स करता है, ये भी हम उसमें बता सकते हैं। तो सोर्सेस ऑफ डिसीज में हम इस तरह से बता सकते हैं। हाँ जी, एक मिनट, हैंग हो गया। अच्छा, सोर्सेस ऑफ डिसीज ऐसा होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके से बीमारियां शरीर में आती हैं।
हमारी बॉडी है, तो इंटरनल जो है हमारे लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी हमारे खान पीन ठीक ना होने की वजह से जो है आज का जो खान पीन है कॉमर्शियल फूड हो गया है वो, जिसकी वजह से जो है हम लोग स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। कम उम्र में ही बीमारियां अटैक कर चुकी हैं हमें। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व की कमी होने के कारण हम बीमार हो रहे हैं। एक तो पुअर लाइफ स्टाइल भी हमारा बहुत पुअर हो गया, क्योंकि हम सोते ज्यादा हैं, खाते ज्यादा हैं, बॉडी में कोई रेस्ट नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, लैक ऑफ एक्टिविटी है। तो जिसकी वजह से इधर उधर माने क्या बोलते हैं ना हम लोग नेपाली में, जैसे बोलते हैं भाता भूंग, इस तरह का। माने हम लोग इतर तितर बितर हो गया हमारा जीवन ही। बिजीनेस इतना ज्यादा हो गया, जल्दबाजी इतना ज्यादा हो गया, पूरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो है ये बीमारियां हमारे शरीर के अंदर में आ रही है। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में अगर एक्सीडेंट होता है तभी एक्सटर्नल एक्सीडेंट हो गया तो बीमार हो सकते हैं। वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जैसे कोरोना आया था वो एक्सटर्नल सोर्सेस है ना, फंगस पैरासाइट, कोई कीड़ा वगैरह काट दिया, कोई सांप वगैरह काट दिया, तब जाके बीमार होता है। पोल्यूशन के थ्रू भी बाहर से बीमार होता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो बीमारी होता है वो 95% बीमारी जो होता है वो इंटरनली होता है, हमारे बॉडी के अंदर ही होता है। कैसे होता है, एक शुगर की बीमारी अगर किसी को है या प्रेशर की बीमारी है, ये कोई किसी को उपहार में आता नहीं है, ये शरीर के अंदर अपने आप ही समय के साथ साथ ये बॉडी में वीकनेस आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसे ही है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है बॉडी को, जिसकी वजह से शरीर में अपने आप ही बीमारी पैदा हो रही है। कोई किसी को उपहार में थोड़ी ना दे रहा है, डायबिटीज नहीं दे रहा है, कहीं से मिल तो नहीं रहा, कोई आपको प्रेजेंट तो नहीं कर रहा, कोई कहीं से कम्युनिकेबल डिसीज तो है नहीं ये ना सांस के थ्रू आता है ना भोजन के थ्रू आता है, ये अपने आप शरीर में पैदा होते हैं। एक समय निकलता है जब हम लाइफस्टाइल, अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते, तब जाके शरीर में अपने आप ही बीमारी आते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेना है, हम इस तरह से बता दें। 5% ऐसे बीमारी हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेस से आते हैं, उससे हम बच भी सकते हैं, एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं, नहीं हो इसके लिए हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, है ना। वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं, सांप से हम बच सकते हैं, है ना, जानवर से हम बच सकते हैं। लेकिन फूड एंड हैबिट जो है इसको मेंटेन करने के लिए बहुत समय लगता है, बीमारियों से बचने क्रोनिक बन जाता है, जिंदगी भर लोग बीमार की दवा खाते रहते हैं। तो ये सारे बीमारी जो है इंटरनल बॉर्न है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये ना ये हमारे शरीर में अपने आप ही पैदा होते हैं, इंटरनली बॉर्न, अपने आप ही। किडनी डिसीज, कोई किडनी आपका थोड़ी ना खराब करेगा, आप खुद ही खराब कर रहे हैं अपनी जीवन शैली को बिगाड़ कर, अपने फूड हैबिट्स को बिगाड़ कर। आपका लीवर अपने आप ही खराब हो रहा है, अंदर ही अंदर उसको खाया जा रहा है। क्या खाया जा रहा है, आपका हैबिट्स खाया जा रहा है उसको, आपका फूड हैबिट्स, आपका एक्टिविटी, आपका लाइफ स्टाइल भी उसको खा रहे हैं। हार्ट डिसीज, इनफर्टिलिटी, ये सारी बीमारी जितने भी हैं, कैंसर, ट्यूमर, ये सारे चीजें लाइफस्टाइल बीमारी हैं, ये कहीं से आता नहीं है, ये शरीर के अंदर अपने आप ही पैदा होते हैं। तो इसको रोकेंगे कैसे, इसको रोकने के लिए रॉन्ग फूड हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट, इसको दुनिया का सबसे बड़ा जहर मानते हैं इसको। आज के डेट में अगर सबसे बड़ा जहर जो आदमी खा रहा है, बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो है रॉन्ग फूड ईटिंग हैबिट्स, गलत खान पीन, सबसे बड़ा बीमारी। तो इसको ठीक करना है क्या, कि क्या खाना है हमको ये जानना जरूरी है, कितना खाना है ये जानना जरूरी है, कब खाना है ये जानना जरूरी है। मैंने कल भी बताया था, फूड एंड हैबिट में भी बताया था, है ना, फूड वाले जो सेकंड डे का कोर्स था, चैप्टर था, उसमें भी बताया था हाउ टू ईट, और कैसे खाना है, किस तरह का भोजन करना है। ये चार चीजें अगर हम जान लें तो हमारा रॉन्ग फूड हैबिट जो है सबसे बड़ा जहर जो है आज के डेट में, इससे हम बच सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। ये चार चीजें प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा है, ये चार चीजों को जानना जरूरी है। सो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है इन चारों चीजों को ना जानने से, शरीर में पोषक तत्व की कमी होते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है हमको पता नहीं, कौन हेल्दी है कौन अनहेल्दी है पता नहीं है, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाता है। और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कैसे होता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या खा रहे हैं, कॉमर्शियल फूड खा रहे हैं। आज बाजार में जो भी खाने का चीजें मिल रहा है वो सारी चीजें कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल फूड क्या होता है, व्यावसायिक खाना। व्यावसायिक खाना माने कुछ लोग तो सिर्फ होटल में ही खाते हैं, घर में खाना उनका पकता ही नहीं, है ना, तो इसको कॉमर्शियल फूड है। कुछ लोग सिर्फ फास्ट फूड खाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ फास्ट फूड, 90% तो लोग आज की डेट में देखेंगे कॉमर्शियल फूड है। कॉमर्शियल फूड माने वो पैकेट का खाना हुआ, बिरयानी खाना, ये कॉमर्शियल फूड है। होटल में रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, फ्राई खाना खाना,
ये सारी चीजें कॉमर्शियल फूड, जितने भी पैकेट के खाने आते हैं, बोतल के खाने का वजन आता है, वो सब कॉमर्शियल। कॉमर्शियल फूड क्या होता है? कॉमर्शियल फूड इज मेड फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर हेल्थ। हाँ, हालांकि हालांकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो दिया जाता है, बट फिर भी वो प्रॉफिट के लिए ही बनाया गया है, कमाने के लिए। उससे आपका हेल्थ बने या सुधरे, या बने आप बीमार हो या हेल्दी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। आप कंपनी को कितना प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट से मतलब है। जो मैन्युफैक्चरर है उनको तो प्रॉफिट से मतलब है ना। कोई भी चीज बनाएगा वो प्रॉफिट के लिए बनाएगा, उसको हेल्थ से कोई रिलेटेड नहीं है। लाइसेंस तो मिल जाता है, लैब टेस्ट भी होता है, पास भी हो जाता है, लेकिन वो सारी चीजें क्या है, कॉमर्शियल है। तो कॉमर्शियल भोजन खा के क्या हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? ये क्वेश्चन हम पुट कर सकते हैं वहां पे। क्या इस तरह का भोजन खाकर आज की डेट में हम जीवन भर स्वस्थ रहें, ऐसा कल्पना करना भी क्या है, व्यर्थ है। इट इज अनफेयर एक्सपेक्टेशन that we can live a healthy life by consuming this type of commercial food। तो क्या करें, सॉल्यूशन ये है। कॉमर्शियल फूड, मैगी, चाव चाव वगैरह, लीज, कुरकुरे, बॉर्नविटा, ये सारी चीजें क्या है, कॉमर्शियल फूड है। तो इस तरह का भोजन तो आज के डेट में देखें तो 90% लोग खा ही रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, है, KFC, फ्राइड चिकन, सारी चीजें क्या है, कॉमर्शियल है। तो कॉमर्शियल फूड खाकर क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं जिंदगी भर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी बन रहा है, तो उसके लिए क्या करें? तो कमर्शियल फूड ना खाएं तो इसके लिए क्या करें? एक ऑप्शन है, या तो हम अपने लिए, अपना ही लिए खुद ही अपना ऑर्गेनिक भोजन, जैसे पुराने जमाने में लोग अपना खेती खुद करते थे और खाते थे, और कितना 90 साल, 100 साल, 120 साल तक अभी भी जिंदा है लोग। वो लोग ज्यादा कमर्शियल फूड खाते नहीं, क्योंकि कमर्शियल फूड वहां तक पहुंचता भी नहीं था उस समय, था भी नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया भी नहीं था, इस तरह के मैगी नहीं थे। जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे, हम लोग के पास कहाँ मैगी का पैकेट होता था, कहाँ चाव चाव होता था, नहीं था। हम लोग घर का रोटी बना कर ले जाते थे टिफिन में। आजकल क्या जा रहा है? आजकल मैगी जा रहा है, मोमो जा रहा है, आजकल चिप्स का पैकेट जा रहा है टिफिन में। तो जिंदगी जैसे जैसे फास्ट होने लगा, उसी तरह से खाने का जो परिवर्तन आया, उस तरह से बीमारियां भी बढ़ने लगी। तो 30 साल पहले कैंसर ही सबसे घातक बीमारी समझा जाता था, टीबी, सॉरी, टीबी बीमारी सबसे घातक समझा जाता था 30 साल पहले। 20 साल पहले, 30 साल पहले डायबिटीज बोल के बीमारी था ही नहीं, थायराइड बोल के बीमारी था ही नहीं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आया? कॉमर्शियल फूड की वजह से आया। जितना ज्यादा कॉमर्शियल फूड यूज होने लगा, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं, उसको प्रिजर्व किया जाता है। एक बिस्किट का पैकेट 3 महीने का वैलिड होता है, समझिए। ये उदाहरण हम लोग देना है। एक बिस्किट का पैकेट 3 महीने का वैलिड से आता है, 6 महीने का वैलिड से आता है। अरे 6 महीना पहले पका हुआ खाना अभी आप खा रहे हैं, तो आप क्या हेल्दी रह सकते हैं? हम घर में आज का पकाया हुआ खाना कल नहीं खाते हैं, उसको हम बासी समझते हैं। जबकि एक बिस्किट का पैकेट, वो कितना महीने पहले, कितना दिन पहले पक के आया, पैकेट में आया, और उसको आप ताजा समझ के खा रहे हैं। डिफरेंस देखिए। तो वो उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स मिलाया हुआ है, ताकि वो डैमेज ना हो, सिर्फ डैमेज ना हो। लेकिन वो तो बासी है पूरा, टोटली। क्यों? क्योंकि वो तो 2 महीने पहले पका हुआ है, 1 महीना पहले पका हुआ है। डेट देखिए कि उसमें कब पका हुआ है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, डेट तो पीछे डाला हुआ था। पका तो उससे एक दो दिन पहले पका हो रहता है। जिस दिन पका हो रहा था उस दिन तो थोड़ी ना पैकेटिंग होता है, पैकेटिंग होता है तो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद। तो 1 महीना पहले का बिस्किट कहाँ से आया है? वो मैन्युफैक्चरिंग से आया है, घूमते 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 आपके पास आया है। वो दुकान में कितना दिन पड़ा होगा, वो होलसेलर के पास कितना दिन पड़ा होगा, इतना बासी चीज आप खा रहे हैं। हाँ? घर में एक दिन का पका हुआ, सुबह पका हुआ, शाम को खाने नहीं खाने को खोजता है, बासी बोलते हैं। रात का पका हुआ सुबह खाने का नहीं खोजता है, एक दिन का बासी बोलते हैं हम घर में। तो वो बिस्किट खा रहे हैं, वो चाव चाव खा रहे हैं, वो चिप्स खा रहे हैं, कब का पुराना पुराना पका हुआ। तो इस तरह से हम कनेक्शन करना है, कनेक्शन करना है। पहले कनेक्शन करेंगे तो लोगों को लॉजिक में समझाएंगे तो लोग समझ जाएंगे। या तो हम अपने लिए खुद उगाएं खाना जो ऑर्गेनिक हो, या फिर क्या सॉल्यूशन है, तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है जिससे हमें, हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट मिले, पोषक तत्व मिले। तो यहीं से जो है फूड सप्लीमेंट का आगमन हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। 1940 में जब न्यूट्रोलाइट कंपनी आया था, तब जाके फूड सप्लीमेंट्स का बाजार आया है, कि अब जो डिफिशियंसी शरीर में बन रहा है उसको एक साथ पूरा करने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट लेना है। फूड सप्लीमेंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। नंबर एक, फूड सप्लीमेंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें कोई केमिकल कंपाउंड नहीं होता। ऑर्गेनिक और केमिकल दो अलग चीजें हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये पूरा न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है, न्यूट्रिएंट्स ही होता है इसमें, कोई कैलोरी नहीं होता, कैलोरी बहुत कम होता है, न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है।
तो हेल्थ को बेटर करने के लिए ही इसको बनाया गया है। बैटरी लो हो गया। हेल्थ को बेटर बनने के करने के लिए ही जो डिफिशियंसी हो गया है शरीर में, जैसे कि हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बोल के एक एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता था, तो कुछ लाइन होते थे बीच में ब्लैंक्स होता था, तो उस ब्लैंक्स में कुछ शब्द लाकर हमें भरना होता था। तो इसी तरह से शरीर में भी कुछ समय से क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है। ब्लैंक्स है ना, विटामिन का ब्लैंक्स हो गया है, मिनरल्स का ब्लैंक्स हो गया है, प्रोटीन का ब्लैंक्स हो गया है, वो ब्लैंक्स हो गया है। अब उस ब्लैंक्स को फिल करना है, तो क्या से भरेंगे? भाई भाई भोजन से तो नहीं हो रहा है, भोजन से होना था तो अब तक हो जाना था, क्यों बीमार होते फिर? अगर भोजन से वो ब्लैंक्स भरे जाते तो अब तक तो भरना था, फिर क्यों नहीं भरा? फिर बीमार क्यों हुए? वो ब्लैंक्स जो है ना, वो गड्ढा जो हो गया है, वो गड्ढे को भरना है। तो गड्ढे को भरने के लिए नेचुरल चीज ही, क्योंकि हमारी बॉडी तो नेचुरल है, तो हम नेचुरल खाना ही खा रहे हैं, तो नेचुरल चीजों से ही भरा जाता है, ना कि केमिकल चीजों से। हमारी बॉडी नेचुरल चीजों को लेने के लिए ही भरा गया है। तो नेचुरल चीज क्या है? फूड सप्लीमेंट, इट इज ऑर्गेनिक नेचुरल चीज है। तो वो जो खाली जगह है उसको भरने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट लेना है। उसको भरने के, गड्ढे को भरने के लिए ही फूड सप्लीमेंट बाजार में आया है, जो कि सेफेस्ट है। सेफ क्योंकि इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा, नंबर एक। रिलायबल यानी भरोसेमंद है, और जो क्या करेगा वो फिल इन द ब्लैंक्स को भरेगा। भरने के बाद वो सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारा बॉडी जो, हमारा ऑर्गन जो है वो फुलफिल हो जाएगा, और वो फिर पहले जैसा काम करने लगेगा। मान लीजिए एक गाड़ी में हवा कम है, सॉरी टायर में हवा कम है, तो वहां क्या भरा जाएगा? हवा ही भरा जाएगा। अगर गाड़ी चक्का में हवा कम है तो हवा ही भरा जाना चाहिए। तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कम है तो न्यूट्रिशन ही भरा जाना चाहिए। सिंपल है। अगर बैटरी में क्या भरा जाता है? बैटरी में पानी भरा जाता है, डिस्टिल वाटर भरा जाता है, तो उसमें हम पेट्रोल भरेंगे तो बैटरी तो खराब हो जाएगा। पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही भरना चाहिए, डीजल की गाड़ी में डीजल ही भरना चाहिए। तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन से हमारा बॉडी चलता है, तो न्यूट्रिशन ही भरना चाहिए। तो फूड सप्लीमेंट क्या है? न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन है, इसमें पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू है, पूरा लिखा हुआ है, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो न्यूट्रिशन भरेंगे तो बॉडी एक्टिवेट होगा। टायर में हवा भर जाएगा तो टायर घूमने लगेगा, फिर चलने लगेगा। तो सेम थिंग हमारे बॉडी के ऊपर भी होता है। अब कितना गड्ढा हुआ है ये हमको पता नहीं है, बस इतना ही है कि कितना गड्ढा हुआ है। तो इसको भरने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। बस ये भरने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा करके भरा जाता है, एक बार में गड्ढा भरा नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा करके भरना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डेली एक कैप्सूल सुबह शाम लेते रहेंगे, तो कम से कम 3 महीना लेते रहेंगे, तो वो गड्ढा भरेगा। फिर से जाके हमारा बॉडी का ऑर्गेन जो है पहले के जैसा काम करने लगेगा। बस यही है सप्लीमेंट का काम, हो दूसरा कोई नहीं। ये बीमारी के साथ सीधा फाइट नहीं करता। सप्लीमेंट कभी भी रोग के ऊपर डायरेक्टली फाइट नहीं करता। वो डायरेक्टली रोग के ऊपर फाइट करने वाला, सिम्टोम के ऊपर फाइट करने वाला एलोपैथी एलोपैथी मेडिसिन है। वो डायरेक्टली फाइट करेगा, वो डायरेक्ट बैक्टीरिया को मारेगा। ठीक है, एंटीबायोटिक खाएंगे तो डायरेक्ट बैक्टीरिया मरेगा एलोपैथी में। ठीक है, पेन को मारेगा, पेन किलर खाएंगे तो पेन को मारेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट में ना, मैं मेडिकल का ट्रीटमेंट का मैं एक अलग से मेरे पास लेसन है, वो मैं इस कोर्स का खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट कोर्स शुरू होगा एनसीटीएस में, उसमें मैं बताऊंगा मेडिकल फैक्ट्स, सब मेडिकल फैक्ट्स में। वहां पे आप लोग इसको आराम से समझ सकेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट एक्चुअली में होता क्या है, किस बेसिस पे होता है ना। पेन है, पेन किलर खाया, पेन खलास हो गया, लेकिन पेन कहाँ हुआ? वहां पे तो मेंटेनेंस नहीं हुआ, खाली पेन का खाली रिलीफ हुआ ना। तो इस तरह से इंस्टेंट रिलीफ के लिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट है ही है एलोपैथी मेडिसिन, बट वो गड्ढा नहीं, दवाई से नहीं भरे जाएंगे। दवाई से गड्ढा भरे नहीं जाएंगे। पेट्रोल का गाड़ी गाड़ी में डीजल से भरा नहीं जाएगा। दवाई अलग चीज है, न्यूट्रिशन अलग चीज है। हमारी बॉडी न्यूट्रिशन से चलती है, रन होती है हमारी बॉडी। इम्यूनिटी बनता है न्यूट्रिशन से, दवाई से नहीं बनता। तो ये हमें लॉजिकली हमें समझाना पड़ेगा पेशेंट को, तब जाकर पेशेंट समझ में आएगा, और हमारी बातें वहां पे वैल्यूएबल होगी। तो विदाउट डूइंग एनी डैमेज इन द बॉडी, ये बॉडी में कोई डैमेज ही नहीं करेगा। डैमेज कोई नहीं करेगा क्योंकि इसमें केमिकल कंपाउंड है नहीं, इसमें दवाई है ही नहीं, तो ये डैमेज कैसे करेगा? ये तो हमारे भोजन से ही बनाया गया है। क्योंकि देखेंगे, अगर हम एग्जाम्पल देंगे, टोटल एंटीऑक्सीडेंट में क्या है? करक्यूमिन, जो हल्दी है, हल्दी तो हम खाते ही हैं। बस हल्दी से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए था वो इसमें डाला हुआ है। अगर हम गोटा हल्दी खाएंगे तो क्या होगा? उसमें एक्टिव भी रहेगा, इनएक्टिव भी रहेगा। जो चीजें शरीर को चाहिए वो भी रहेगा, नहीं चाहिए वो भी रहेगा। तो जो जो चीजें चाहिए उसी को एक्सट्रैक्ट करके कैप्सूल में डाला गया है। बस बीटा कैरोटीन, उसमें बीटा कैरोटीन भी है। तो बीटा कैरोटीन कहाँ से आता है? गाजर से आता है। तो गाजर खा के तो आदमी को मरेगा नहीं ना, मरने वाला तो है नहीं। तो गाजर ग्रीन टी से आया है पॉलीफेनॉल, वो भी उसमें डाला हुआ है।
बायोपेपरिन है, काली मिर्च है, वो भी डाला हुआ है। तो इस तरह से एग्जाम्पल भी देना है। तो इसमें क्या है, हमारे खाने की चीजें ही है, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म वाला निकाल दिया गया है, वो तो वहां से एक्सट्रैक्ट किया जो शरीर को चाहिए, तो उसी को हमें भरना है बस। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला काम करेगा, सप्लीमेंट जो बॉडी में काम करेगा वो फिल इन द ब्लैंक्स का काम करेगा। तो इस तरह से हम लॉजिकली अगर हम समझे कि हमारे बॉडी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम इस तरह से बना है। जो भी बीमारियां होते हैं वो सेल्स में होता है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उसमें बीमार होते हैं, सेल्स डैमेज होते हैं तो कैंसर होते हैं, घाव होते हैं, इन्फेक्शन होता है। तो वो अगर सेल्स में डैमेज होगा तो वो धीरे धीरे वो टिश्यू में सड़ेगा, टिश्यू में जाएगा, और टिश्यू काम करना बंद कर देगी, फिर ऑर्गन काम करना बंद कर देगी, लीवर फेल, किडनी फेल, वो बाद में होता है, बहुत लेट होता है। सबसे पहले जो पेन आता है ना वो सेल से आता है, तो पेन होते ही समझ जाना चाहिए कि कुछ घाव है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ इन्फ्लामेशन है, कुछ गड़बड़ है। तो तभी हम समझ जाएंगे, तो हम ऑर्गन तक नहीं पहुंचेंगे। ऑर्गन डैमेज हो जाएगा तो फिर पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। और मान लीजिए लीवर फेल हो गया तो पूरा डाइजेस्ट सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अगर पेट डिस्टर्ब हो गया तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इस तरह से सिस्टम ही बिगड़ जाता है, पूरा सिस्टम। तो ये सिस्टम में तक पहुंचने के तो बहुत स्टेप है, बहुत दूर है। पहले तो सेल्स से शुरू होगा, सेल्स, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गेन फेल होगा, तब जाकर सिस्टम फेल होगा। तो क्या करना है? हेल्दी, नो पेन, हेल्दी बॉडी किसको कहते हैं? इसके नौ ऐसे यहाँ पे नौ जो है साइन एंड सिम्टम्स है, साइन एंड सिंबल है, जिससे चलता है कि बॉडी हेल्दी है, जिससे पता लगता है कि हेल्दी है। बैलेंस ऑफ ऑल सेल एक्टिविटी, यानी बॉडी में सभी सेल्स एक्टिविटी अच्छा है, सभी ऑर्गन फंक्शन अच्छा है, तो ये हेल्दी बॉडी है। बॉडी में कोई पेन नहीं, अगर आपके शरीर में कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, इसका मतलब आपका बॉडी हेल्दी है, ये सिंबल है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा पेन आ रहा है, दैट मीन्स आप हेल्दी नहीं है, उस पर जल्द से जल्द काम करने की जरूरत नहीं। सिर्फ पेन रिलीफ करने से नहीं होगा, बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा, उस सेल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये है। नंबर 3 जो है वो है नो बर्निंग सेंसेशन, कहीं पे कोई जलन नहीं है शरीर में, तो आपका बॉडी हेल्दी है। नो स्वेलिंग, कहीं पे फुला हुआ नहीं है, तो आपका बॉडी हेल्दी है। पैसिंग स्टूल्स विदाउट एनी सपोर्ट, लोगों को सपोर्ट लगता है स्टूल पास करने में, माने टॉयलेट जाते हैं और टॉयलेट होता नहीं है, तो उनको सपोर्ट लगता है, या तो वो चाय पी के टॉयलेट जाएंगे, या फिर कुछ खा के टॉयलेट जाएंगे, या फिर सिगरेट पी के टॉयलेट जाएंगे, है ना? ऐसा हैबिट रहता है लोगों का कि ये खाएंगे तभी मेरे को टॉयलेट होगा, ये सपोर्ट सिस्टम है। बिना सपोर्ट के अगर आपका टॉयलेट पासिंग हो रहा है, यूस्टूल पासिंग हो रहा है, तो आप हेल्दी हैं। नो यूज अनयूजुअल स्पॉट्स इन द स्किन, चमड़े में कहीं पे दाग नहीं है, स्किन पे कहीं दाग नहीं है, तो आपका बॉडी हेल्दी है। दाग है तो दैट मीन्स आपका ब्लड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है बॉडी में। फीलिंग एनर्जेटिक, हमेशा आप एनर्जेटिक फीलिंग करते हैं, आपका बॉडी लेजीनेस नहीं है, टायर्डनेस फीलिंग नहीं है, तो आपका बॉडी हेल्दी है। नो एक्सेस वेट, बॉडी में एक्सेस वेट नहीं है या फिर अंडर वेट भी नहीं है, तो आपका बॉडी हेल्दी है। एक्सेस वेट इज द मेन रीजन फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस। शरीर में वजन बढ़ना, फैट हाँ, बढ़ना, ये गोडाउन है शरीर हाँ, का बीमारियों का। तो कराटा मार का दूसरा आदत तेरे का। एक मिनट, इसका माइक ऑन हो गया। सो नो एक्सेस वेट। उसके बाद साउंड स्लीप, आपको अच्छा नींद आ रहा है ना, आपका नींद अगर डिस्टर्ब नहीं है, सोते ही आपको मस्त नींद आ रहा है, एक बार में सुबह खुल रहा है या रात को कभी भी खुलता है, कभी खुलता है, वो भी पैसा पैसा आता है तो खुलता है, लेकिन आपको नींद अगर अच्छा आ रहा है, नींद आने में तकलीफ नहीं है, नींद की दवा लेनी नहीं लेने पड़ रही है, नींद अच्छा, साउंड स्लीप है, एकदम मस्त सो रहे हैं, तो फिर आपका बॉडी हेल्दी है। ये 9 ऐसे फैक्टर हैं जिससे पता लगता है कि शरीर हेल्दी है। इसमें और एक चीज है, भूख, आपको अच्छा भूख लग रहा है तो भी आपका बॉडी हेल्दी है। किसी किसी का भूख अच्छा नहीं होता, खाते खाते ही उसको खाने का मन नहीं करता, तो ये भी अनहेल्दी बॉडी में आता है। तो व्हाट डू यू हैव टू डू, तो फिर आपका शरीर अगर बीमार है, आपको लगता है कि आप बीमार हैं, जो सिम्टम्स बताया मैंने, ये इसमें से अगर लगता है कि आप अभी स्वस्थ नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना चाहिए आपको? आपके पास 3 ऑप्शंस है, यू हैव 3 ऑप्शंस। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शंस है, ये मैं मान लीजिए मैं अभी आपको प्रोग्राम दे रहा हूं, तो आपको अभी यहाँ से आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चैट में आप लोग आंसर लिख सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप बीमार के साथ जिंदा रहें, जिए पूरी जिंदगी बीमार के साथ जिए, बीमार होते हुए बीमारी के साथ आप पूरी जिंदगी जिए, या तो मान लीजिए आपको शुगर पेशेंट है या हाइपरटेंशन पेशेंट है, या तो आप बीमारी के साथ जिए, हम मैंने बता दिया, या तो आप पूरी जिंदगी बीमारी के साथ जिए,
या फिर आप बिना बीमारी के जिंदगी जिए, क्या चाहते हैं आप? ये दो में से एक चूज करना है। और नंबर 3 ऑप्शन है, या फिर आप बीमारी को ट्रीट करके जिए। बीमारी तो मैंने बता दिया, नो बर्निंग सेंसेशन, नो पेन अगर बॉडी में है। सभी को तो कोई ना कोई बीमारी है। या तो आप बीमारी के साथ जिंदा रहें, दवाई खाते खाते रहे जीवन भर विद द डिसीज, या तो विदाउट डिसीज, या फिर स्वस्थ होकर जिए, या फिर बीमारी को ट्रीट करके जिए। तो जो लोग बीमार हैं वो लोग क्या ऑप्शन चुनेंगे? लिव आफ्टर द डिसीज, 3 ऑप्शन, यानी कि 3 नंबर, नहीं मुझे बीमारी को ठीक करके जीना है। ठीक है। और लोग जो भी बीमार नहीं है वो लोग क्या सोचेंगे? नहीं मुझे विदाउट बीमारी, मैं बीमार ना हो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, नंबर 2 चूजेंगे। और जो लोग बीमार हैं वो लोग लिव आफ्टर द डिसीज, यानी लिव विद द डिसीज तो कोई चुनने वाला है नहीं। मैं बीमार के साथ तो मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि लोग तो बीमार से तंग हो रहा है ना। बीमारी बीमारी पर्सन का सबसे बड़ा मकसद ही क्या रहता है? क्योंकि बीमार को कैसे मुक्त हो, बीमारी से कैसे बचे, तभी तो वो प्रोग्राम में भी आएंगे और तभी तो आप काउंसलिंग करेंगे, उनका सलाह लेंगे। तो 2 और 3 ये ऑप्शंस उनके पास रहेगा, लिव विदाउट डिसीज। अब हमें ऑप्शन देना है, या तो आप बीमारी के साथ जिए, या बिना बीमारी के जिए, स्वस्थ जीवन जिए, या फिर बीमारी को ट्रीट करके जिए, लिव आफ्टर द डिसीज। तो क्या चाहते हैं आप? ऐसे ऑप्शंस देना है। ऑप्शंस देंगे तो फिर हम ट्रीटमेंट में जाएंगे। तो ट्रीटमेंट में हम जाएंगे तो व्हाट इज मेडिसिन, मेडिसिन क्या है, दवाई क्या है? तो दवाई हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत वैरायटी के दवाई आते हैं। एलोपैथी के दवाई आते हैं, और एलोपैथी तो खा ही रहे होते हैं वो लोग। एलोपैथी खा के कोई ठीक हुआ है? कोई शुगर का पेशेंट शुगर की दवाई खाकर शुगर से मुक्त हुआ है? नहीं। कोई कोई हाइपरटेंशन हाई बीपी के पेशेंट दवाई खाते खाते कोई बीमार ठीक हुआ है? नहीं। एक बीमारी से और दूसरा बीमारी आ जाता है। तो एलोपैथी है, आयुर्वेदी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, ये अलग अलग फॉर्मेशन है बीमारी को ठीक करने का। लेकिन सभी दवाई जो है क्या है, अपने आप में एक लिमिटेशन रखती है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन के ऊपर नहीं होता। तो हम जो काम करते हैं, हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो है फूड सप्लीमेंट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हमें दवाई खाकर कुछ समय के लिए उससे कुछ समय के लिए सिर्फ उसको मैनेजमेंट नहीं करना है, हमें खाली जगह को भरना है। तो खाली जगह को भरने के लिए हम डाइटरी सप्लीमेंट लेंगे या फूड सप्लीमेंट लेंगे। तो फूड सप्लीमेंट ट्रीट्स इन 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप में क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। कैसे? नंबर 1 है, शरीर से गंदगी को निकालेगा। सबसे पहले अब तक जितना भी खा के आपने जमा किया है गंदगी, जो शरीर के अंदर में छुपा हुआ है, हर सेल्स में जो गंदगी छुपा हुआ है, हर ऑर्गन में जो गंदगी छुपा हुआ है, हर सिस्टम में जो गंदगी छुपा हुआ है, उस गंदगी को जब तक नहीं निकालेंगे आपका ऑर्गन ठीक से क्या। गाड़ी को पहले सर्विसिंग करना पड़ता है। आपने क्या बॉडी को सर्विसिंग किया? नहीं। कब सर्विसिंग किया? नहीं। तो पहले इस गाड़ी को पहले अपने ये जो गाड़ी इंजन है, इंजन को साफ करो। तो फूड सप्लीमेंट पहले क्लींजिंग करेगा, पहले सफाई करेगा। जब तक पेट सफा नहीं होगा, जब तक आपके ऑर्गन साफ नहीं होंगे, जब तक आपके सेल्स सफा नहीं होंगे, जब तक आपके सिस्टम साफ नहीं होंगे, तो सिस्टम ठीक से काम नहीं करे, आवाजें तो आती रहेंगी। साइकिल को अगर सर्विसिंग नहीं करें तो साइकिल से तो आवाज आएगा। गाड़ी को आवाज सर्विसिंग नहीं करेंगे तो गाड़ी में से आवाज आती रहेगी। तो आवाज को बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? क्लींजिंग, धोना चाहिए। तो इंटरनल क्लींजिंग, सबसे पहले क्लींजिंग करेगा। फिर उसके बाद बैलेंसिंग, यानी कि जो गड्ढे है उसको भरना पड़ेगा। तो इसके बाद हीलिंग, हीलिंग माने होता है गड्ढे भरना। तो गड्ढे भरते हैं तो बैलेंसिंग आता है, बैलेंसिंग 3rd स्टेप में आता है, जो उल्टा हो गया। क्लींजिंग, हीलिंग एंड फिर बैलेंस। अब जब बैलेंस होता है तब जाके फिर समान हो जाता है, हार्मोन बैलेंस हो जाता है, एंजाइम्स बैलेंस हो जाता है, हमारा ऑर्गन बैलेंसिंग में आ जाता है, हमारे सिस्टम बैलेंसिंग में आता है। तब जाके फिर हमारा सिस्टम फिर काम करने लगेगा, और पहले जैसा हम अपने शरीर को बना सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर का कोई अल्टरनेटिव पार्ट्स नहीं है, बाजार में मिलता नहीं है कि किडनी खराब हो गया, किडनी ले लिया, किडनी लगा लिया है, लीवर खराब हो गया, लीवर खरीद के लाया, लीवर लगा लिया। ऐसा तो है नहीं। गाड़ी का जैसा तो स्पेयर पार्ट्स वाला दुकान तो है नहीं हमारा बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी का तो कोई स्पेयर पार्ट्स का दुकान नहीं है। हमें तो अपने ही पार्ट्स को बनाना है। तो बनाएंगे कैसे? पहले उसको साफ करेंगे, फिर इसमें जो गैपिंग हुआ है, जो उनका न्यूट्रिएंट वैल्यू जो गैपिंग हुआ है उसको भरेंगे पहले, उसको फिर भरेंगे। तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, इस तरह से हम लोग एक एक महीने में एक एक काम को करते जाएंगे। तो हमारा फिर वो किडनी, जो लीवर, हार्ट, लंग्स, ये सारी चीजें फिर से पहले जैसे काम करने लगेगा। तो कम से कम 3 महीना लगेगा। ये सारी चीजें भरा जाता है हमारे न्यूट्रिएंट से, फूड एंड डाइट से। ठीक है, न्यूट्रिएंट से। तो ये है हमारा
कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हुआ। अब अपकमिंग कोर्स के बारे में बताऊंगा मैं। एनसीटीएस यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यहाँ पढ़ेंगे डिसीज। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोगों को हर दिन आधा घंटा टाइम देना है। जो भी फर्स्ट बैच सेकंड बैच दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम ये कोर्स का आगे ले जाएंगे। इसका भी सर्टिफिकेट है, बट इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए तो पे करना पड़ेगा। लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तो आप कोर्स में इसको नॉलेज के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए तो पे करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए पे नहीं करना है। जैसे फर्स्ट कोर्स में पढ़ाई के लिए भी आपने पे किया 600 रुपया, सर्टिफिकेट के लिए अलग से 1300 रुपया। तो ये सारी चीजें अभी ये क्या पढ़ेंगे इसमें, लाइफ स्टाइल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में क्या होता है, वो बीमारी जो आपस में कम्युनिकेशन से नहीं फैलता है। जैसे वायरस बैक्टीरिया क्या होता है, वो कम्युनिकेशन से फैलता था। कोरोना वायरस क्या था, कोरोना जब हुआ था तो कम्युनिकेबल डिसीज था, एक आपस में फैलता है ना। तो नहीं फैलने वाला यानी जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिसीज, थायराइड, फैटी लिवर, पीसीओएस, पीसीओडी, ओबेसिटी, आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किडनी डिसीज, ये सारे चीजें, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैंसर, माइग्रेन, पैरालिसिस, सेक्सुअल डिसऑर्डर, सम मेडिकल फैक्ट्स, ये सारी चीजें हम आने वाले इस कोर्स के अंदर में ऑलरेडी इनका हो गया। 10 दिन का तो कोर्स रेडी है, तो और भी निकालते जाएंगे उसमें। तो ये हम लोग कब से शुरू करने वाले हैं, 30 तारीख को टेस्ट होगा। तो 1 तारीख, 1 तारीख से ही शुरू करेंगे। 1 तारीख और 2 तारीख सुबह, हाँ 1 तारीख और 2 तारीख से शुरू होगा। तो 1 दिसंबर से हम लोग ये शुरू करेंगे। मैं लॉन्च कर दूंगा अभी ग्रुप में कि 1 दिसंबर से हम लोग इस कोर्स को शुरू करेंगे, इस कोर्स को शुरू करेंगे। और सभी को आकर इस बीमारी के बारे में एक एक दिन में एक एक बीमारी को कवर करेंगे एकदम डिटेल्स में। बीमारी क्या है, ठीक है ना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी इसमें देना है, रिपोर्ट्स को भी देखना है, मीनिंग्स, बीमारी क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, इसको ट्रीटमेंट क्या करना है, इसका कौन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाएंगे। इसमें हर एक बीमारी के ऊपर डिटेल्स में चर्चा होगा। उसके बाद हर एक सिस्टम, बॉडी में कितने सिस्टम है, सभी सिस्टम में कौन कौन से बीमारियां आते हैं, करीब करीब 8,500 बीमारी का नाम है, लेकिन सभी तो नहीं पढ़ेंगे, उनको मेन मेन होगा वो। कल एक झारखंड से एक अरे मेरा इस कोर्स के अंदर में ही है, उन्होंने राजकुमार, शायद राजकुमार ना क्या नाम है, उन्होंने मुझे कॉल किया। उनको पता ही नहीं है साइटिका क्या होता है, तो साइटिका के बारे में भी हम यहाँ पे बुझ समझेंगे। हर जो बीमारी है इसमें, तो बीमारी का नाम मैंने कम ही लिखा है, तो बहुत सारी बीमारी हैं। तो आगे एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो ये लगभग लगभग 15 दिन का जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल, नहीं कल तो गैप रहेगा, कल आप लोगों को स्टॉप, ओके, कल आपको एक वीडियो जाएगा, कल का सेशन में वीडियो जाएगा।